हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा आपको यही बोलता रहता हूं कि सर आप मेहनत करिए, आप पढ़ाई करिए और एक दिन आपकी पढ़ाई का फल जो है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि हमने एम तो बना लिया है, उस एम को जब हमने निर्धारित किया तो स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग डेज पर अगर हम देखें तो वहां पर हमने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आपको डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करनी है, आपको कंटिन्यूटी से पढ़ाई करनी है, आपको चीजों को छोड़ना नहीं है और रेगुलरिटी जो है वो वहां पर दिखानी है। तो अगर आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने ठान लिया है कि ये एग्जाम हमको निकालना है, तो कोई भी नहीं है जो आपको उस एग्जाम को निकालने से रोक सके। किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर आपके सामने आएगा, लेकिन आप उसको पार करके निकल ही जाएंगे। तो जरूरत है बस डिसाइड करने की, जरूरत है बस जिद्दी बनने की। जिद्दी बनिए, पढ़ाई करिए, एग्जाम जरूर निकलेगा। इसी चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। घबराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि एग्जाम निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बहुत टफ टफ है यार, हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, एग्जाम जो है वो आपका जरूर निकलेगा। इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप अपना काम जो है वो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और फल की प्राप्ति जो है वो आपको एक दिन जरूर होगी। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना है आपको कि वो गोल्ड पदक जीता है। ठीक है, अंडर 17 अगर हम बात करते हैं तो अंडर 17 कैटेगरी में अगर हम देखें तो इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। और कितने साल की हैं ये, तो ये 15 वर्ष के हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए, 16 से 20 अगस्त तक ये एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप जो है वो हुई थी। और 20 अगस्त को 2023 को इसके फाइनल में हांगकांग की एना कोंग को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है 15 साल की अनाहत ने। इसमें फिलहाल आपके लिए इतनी चीजें ही आवश्यक हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर आईपीओ लिस्टिंग टू हाउ मेनी डेज। देखिए, इसमें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर सेबी क्या है। तो इससे संबंधित चीजें मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार और रिकॉल करा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए, यहां पर जब आप देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि सर सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1988 में, राइट। एक ईयर और देखने को मिलता है आपको 1992। अब कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है या बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ है। तो दोनों चीजों में फर्क ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो 1988 में ही हुआ है, लेकिन जो स्टेचुअरी बॉडी का स्टेटस मिला है, वो स्टेचुअरी बॉडी का स्टेटस जो है वो 1992 में मिला है। तो आपको ये दोनों चीजें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें याद रखिए कि स्टैब्लिशमेंट 1988, स्टेचुअरी बॉडी स्टेटस 1992। हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। और ये करता क्या है, तो ये करता है एज अ रेगुलेशनरी बॉडी के तौर पर ये अपना काम करता है। किसको रेगुलेट करता है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का पूरा काम जो है वो किसका होता है, वो सेबी का ही होता है। करंट में अगर हम इसके हेड की बात करते हैं तो उनका नाम है माधवी पुरी बुच, राइट। तो एक नाम ये भी आप याद रखना पड़ेगा आपको, उनका नाम है माधवी पुरी बुच। ठीक है, ये करंट में सेबी के हेड है। ठीक है, अब बात आती है कि सर एक वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पर आईपीओ। तो आईपीओ का क्या मतलब होता है, तो आईपीओ के मतलब को अगर मैं आपको समझाऊं तो याद रखिए कि जो शेयर मार्केट होता है उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, राइट। मैं सिर्फ आपको उतनी चीजें बता रहा हूं जिससे आप ये देख पाए कि हाँ क्वेश्चन आखिर हमसे पूछना क्या चाहता है। अब इस प्राइमरी मार्केट में तीन चीजें आपको नजर आती हैं, आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू, राइट। तो यहां पर क्या समझ में आता है, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू। सेकेंडरी मार्केट में फिर आपको अलग चीजें देखने को मिलती हैं।
बात समझ में आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, आईपीओ से क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि इसके लिस्टिंग में कितना समय जो है वो लगता है और उसको रिड्यूस करके सेबी ने कितना कर दिया है। पहले जब हम इसकी बात करते थे तो पहले जो टाइम लगता था वो T+6 लगता था, लेकिन अब वर्तमान में इसको रिड्यूस कर दिया गया और रिड्यूस करने के बाद इसका टाइम जो है वो कितना हो गया, वो हो गया T+3 डेज। मतलब अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसके 3 दिन के अंदर, अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये समझना है कि भाई आईपीओ लिस्टिंग में हर चीज को पूरा होने में एक समय लगता है, उसी तरीके से आईपीओ के लिस्टिंग में भी एक समय लगता है, जिसको सेबी ने रिड्यूस करके अभी कितना कर दिया है, 3 दिन कर दिया, या इसको T+3 के नाम से आप समझ सकते हैं, या 3 वर्किंग डेज भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसमें इतनी चीजें आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हु हैज लॉन्च द हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली एट प्रगति मैदान इन दिल्ली। किसने दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इसकी शुरुआत की है। 13 से अगर मैं बात करूं तो 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान जो है ये देखने को आपको मिला था। और इसका अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं तो इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को प्रेरित करना, लोगों को प्रेरित करना, किस चीज के लिए प्रेरित करना सर? तो लोगों को प्रेरित करना कि वो घरों में तिरंगा फहराएं। ठीक है, तो याद रखिए लोगों को प्रेरित करना कि वो घरों में क्या करें, तिरंगा फहराएं। और ये अनुराग ठाकुर जी को अगर आप देखेंगे तो ये मोटरसाइकिल रैली का भाग बने थे। तो इसमें आप इतनी चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच एयरलाइंस कंपनी हैज रिलीज इट्स न्यू लोगो एंड डिजाइन। किस एयरलाइन कंपनी ने अपना नया लोगो और डिजाइन जारी किया है? तो उस कंपनी का नाम है एयर इंडिया। बात समझ में आ रही है, उस कंपनी का नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया की किसकी कंपनी है? तो अगर हम फाउंडर की बात करते हैं तो JRD टाटा जो है वो इसके फाउंडर हैं। तो इसकी स्वामित्व या मदर कंपनी के तौर पर अगर हम देखें तो कौन सी कंपनी है? टाटा कंपनी। बात समझ में आ रही है। तो एयर इंडिया का लोगो जो था वो पहले इसका शुभंकर महाराजा था, लेकिन महाराजा के स्थान पर अगर आप देखेंगे तो अब इसको बना दिया गया है द विस्टा। राइट, तो करंटली इसका जो लोगो है वो द विस्टा नाम से आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ और चीजें आप याद रखिए। एयर इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 15 अक्टूबर 1932 को हुआ है। एन चंद्रशेखरन जो है वो इसके हेड हैं, चेयरमैन है। सीईओ और एमडी की अगर हम बात करते हैं तो कैंपबेल विल्सन है, और इसके फाउंडर जो थे वो JRD टाटा थे। इतनी चीजें आपको एयर इंडिया के टर्म में आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड लिंक्सी 03। लिंक्सी 03 की अगर मैं बात करता हूं तो लिंक्सी 03 जो है वो किस देश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो आप याद रखिए कि वो किसका सैटेलाइट है? वो चाइना का सैटेलाइट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो चाइना हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इसके बारे में अगर हम देखें लिंक्सी के बारे में तो क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिंक्सी के बारे में सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि लिंक्सी चाइना क्यों लॉन्च कर रहा था, या इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, ताकि वो क्या कर सके, स्पेस एक्स के स्टार लिंक जो सैटेलाइट है उससे वो कंपीट कर सके। बात समझ में आ रही है? स्पेस एक्स के स्टार लिंक से कंपीट करने के लिए। ठीक है, एक चीज तो ये समझ लीजिए। ठीक है, और बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि चीन ने अपने पहले संचार उपग्रह लिंक्सी 03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें कम पृथ्वी की कक्षा में विशाल 13,000 उपग्रह ब्रॉडबैंड मेगा तारामंडल के लिए प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए एक अति पतली लचीली सौर विंग शामिल है। इसका लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसएक्स के स्टारलिंक की प्रतिस्पर्धा करना है और उपग्रह को मध्य चीन के
ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। देखिए बहुत ज्यादा बी फ्रैंक अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि लिंगसी 03 किसके द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा किया गया है। और वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट है हम उससे compete करेंगे, उससे हमारा कंपटीशन जो है वो है। तो उस तरीके की चीजें कर रहा है। चाइना के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो सी जिनपिंग है और इसकी राजधानी जो है वो बीजिंग है। ठीक है, ये क्या है, ये कैपिटल है। और प्रेसिडेंट कौन है, ये है सी जिनपिंग, राइट। तो इसमें फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द नेचुरल गैस शेयर इन इट्स एनर्जी कंपोजिशन टू 15% फ्रॉम द प्रेजेंट 6% बाय विच ईयर। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भारत ने अपनी ऊर्जा संरचना में वर्तमान 6% प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को किस वर्ष तक 15% बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। तो याद रखिएगा कि 6% से 15% बढ़ाने का लक्ष्य भारत की अगर बात करते हैं तो वो कब तक पूरा होने की संभावना देखने को मिलती है, वो 2030 तक के लिए उसने लक्ष्य जो है वो अपना बनाया है। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कि नेचुरल गैस के तौर पर नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, तो नेचुरल गैस, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा अगर हम इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस मिनिस्ट्री का पार्ट है, तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री का पार्ट है जिसके मिनिस्टर जो है वो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। पद्म भूषण अवॉर्डी एन विट्ठल हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही। पद्म भूषण से सम्मानित एन विट्ठल का निधन हो गया है, ये कौन थे। देखिए एन विट्ठल की अगर हम बात करते हैं तो फेमस पर्सनालिटी, तो बहुत ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन पॉपुलर जरूर थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये याद रखिए कि ये कौन थे, तो याद रखिए कि ये IAS ऑफिसर थे। तो एन विट्ठल जो थे वो कौन थे, वो IAS ऑफिसर थे। ठीक है, और पद्म भूषण से सम्मान जो है वो इनको मिला था 1960 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे एन विट्ठल, जिनका चेन्नई में निधन हो गया है। अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। तो इनके लिए जरूर आप इनको याद रखिएगा कि एन विट्ठल जो है वो कौन है, तो वो IAS ऑफिसर थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु जो है वो हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन विच स्टेट इज द कट्टुपल्ली पोर्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, हाल ही में चर्चा में रहा कट्टुपल्ली बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कट्टुपल्ली बंदरगाह नाम से आइडिया लग रहा है कि थोड़ा साउथ जैसा लग रहा है हमको। ठीक है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि कट्टुपल्ली बंदरगाह जो है वो किस राज्य से संबंधित है, वो तमिलनाडु से संबंधित है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि जो बंदरगाह है हमारे यहाँ पर, तो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कितने हैं इंडिया में। अगर हम बात करते हैं तो मेजर पोर्ट्स जो अभी देखने को मिलते हैं वो कितने हैं, वो 13 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और इन 13 मेजर पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट वही है जो सबसे वर्तमान में सबसे बिजी पोर्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है और सबसे बिजी पोर्ट जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए कि वो कौन सा है, वो है मुंबई पोर्ट।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें याद रखिएगा कि मुंबई पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट है और सबसे बिगेस्ट पोर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। और भारत में मेजर पोर्ट की संख्या जो है वो कितनी है? वो 13 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये लिस्ट मैंने बताई हुई मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन की है। अब आप इसमें ये समझ सकते हैं कि सर किस पोर्ट से, मतलब एक तो ये याद हो जाएगा आपको कि किस पोर्ट, जो पोर्ट है वो किस राज्य से संबंधित है और किस पोर्ट से किन चीजों का अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो किन चीजों का ज्यादातर देखने को मिल रहा है। कोच्चि पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोच्चि पोर्ट जो है वो केरला में है और वहां से ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो किन चीजों का देखने को मिलता है? टी, कॉफी, स्पाइसेस जैसी चीजें जो है वो यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। एन्नोर पोर्ट की अगर हम बात करें तो एन्नोर पोर्ट जो है वो कहां पर है? वो तमिलनाडु में है। आयरन और पेट्रोलियम, कोल एंड केमिकल्स जैसी चीजें जो है वो यहाँ से क्या की जाती हैं? ज्यादातर एक्सपोर्ट की जाती हैं। हल्दिया पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। जूट, स्टील, आयरन जैसी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। कोलकाता पोर्ट जो है वो भी वेस्ट बंगाल में है। आयरन, टी, कोल, स्टील जैसी चीजें यहाँ से ज्यादातर एक्सपोर्ट हो रही हैं। कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है और कांडला के बारे में अगर आपको बताऊं मैं तो कांडला ही वो जगह है जहां पर भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्टेब्लिश किया गया था, जिसको आप सेज के नाम से जानते हैं। तो कांडला में ही क्या किया गया है? कांडला जो है वो उसी जगह पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेज इन इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। ये आप इसमें याद रखिए, मैं पहले भी इस चीजों को बता चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंगलोर पोर्ट की तो वो कहां पर है? नाम से ही आइडिया लग गया है सर, कर्नाटका में आयरन एक्सपोर्ट ज्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मरमा गोवा पोर्ट जो है वो कहां पर है? ये भी नाम से आइडिया लग रहा है, गोवा में आयरन एक्सपोर्ट की बात करते देखने को मिलता है। मुंबई पोर्ट जो है, इसी की मैं बात कर रहा था कि भाई ये जो मुंबई पोर्ट है ना, ये भारत का सबसे बिजीस्ट पोर्ट है। सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट जो है वो कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। और नेचुरल बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट के दर्जा जो है वो भी किसको मिला है? वो भी इसी मुंबई पोर्ट को मिला है। कहां पर है? तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में है। टेक्सटाइल, मैग्नीज, मशीनरीज, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट्स जैसी चीजों का एक्सपोर्ट मेनली यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहां पर है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भी महाराष्ट्र में है और कुछ टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा से रिलेटेड चीजें, कारपेट्स वगैरह जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पारादीप पोर्ट जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। पारादीप पोर्ट जो है वो कहां पर है? तो वो उड़ीसा में है। आयरन और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से क्या किए जाते हैं? एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टूटिकोरिन पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में है। देखिए नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि भाई जो नाम आपको ऐसे लगे ना कि मतलब सुनने में अजीब लगे कि यार ये तो आसपास का नहीं समझ में आता, तो उनको आप साउथ में देखिएगा। वैसे पोर्ट आपको साउथ में ही नजर आएंगे। जैसे अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई जो पोर्ट है कौन सा? कट्टुपल्ली बंदरगाह, कट्टुपल्ली पोर्ट। तो ये ऐसे नाम जो है वो जनरली साउथ में होते हैं। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सॉल्ट, फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट यहाँ से क्या होंगे? एक्सपोर्ट किए जाते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। नाम से ही आइडिया लग गया था आपको। कोल, एल्यूमिना, ऑयल और कोल्स जैसे प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। और चेन्नई पोर्ट नाम से ही पता चल गया, तमिलनाडु में। तो राइस, टेक्सटाइल, लेदर। तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे ज्यादा आपको पोर्ट कहाँ पर नजर आ रहे हैं? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोर्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। रीजन है उसका, रीजन क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा और कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से बेहतर देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो पोर्ट हैं वो ज्यादा डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो क्या होता है? ज्यादा पोर्ट देखने को यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। तो ये जो मैंने अभी अभी पोर्ट आपको बताया है ना, ये आप याद रखिए। ये 13 पोर्ट हैं, कहाँ पर हैं और क्या मेनली एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम नेम्ड शुभ यात्रा। तो शुभ यात्रा नाम की जो स्कीम है वो किस राज्य, ठीक है, शुभ यात्रा अगर हम देखें तो शुभ यात्रा नाम की जो स्कीम है वो किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? याद रखिए कि वो केरल के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, केरल ने इसकी शुरुआत की है। और केरल क्या बोल रहा है? तो केरल की गवर्नमेंट जो है उसने इस स्कीम के माध्यम से ये बोला है कि भाई जो भी व्यक्ति केरल से बाहर जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्तर पर देखने को मिल रहा है या प्रवासन में देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की कंडीशन में है, तो उसको इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य क्या है? केरल में पहली बार बाहर जाने वाले विदेशी प्रवासियों को आवश्यक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। कितनी प्रदान की जाएगी? तो 2 लाख तक की वित्तीय सहायता
6 महीने के लिए कर अवकाश। कर अवकाश मतलब कि आप समझ रहे होंगे, टैक्स रिलैक्सेशन या टैक्स हॉलीडे बोलते हैं इसको। और आकर्षक ब्याज छूट के साथ में योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ऐसे लोग जो केरल से माइग्रेंट हो रहे हैं और कंट्री के बाहर माइग्रेंट हो रहे हैं, उनकी चीजों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केरल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो फाइनेंशियल हेल्प का प्लान यहाँ पर कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस यात्रा को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो क्या है, वो शुभ यात्रा नाम से देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड नया सवेरा स्कीम, नया सवेरा स्कीम विथ एन एम टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। किस मंत्रालय ने 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समर्थन के उद्देश्य से नया सवेरा योजना जो है उसकी शुरुआत की है? कौन सा मंत्रालय है? तो याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और करंट में अगर हम बात करते हैं तो इसकी मिनिस्टर कौन है? तो इसकी मिनिस्टर या इसकी मंत्री की अगर हम बात करें तो वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। ठीक है, तो इसमें आप ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ ये बोल रहा है कि भाई नया सवेरा स्कीम चालू कर रहे हैं, किसके लिए? तो बोल रहा है कि 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उनके लिए करेंगे क्या? तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस नया सवेरा के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें अगर हम देखें तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और भी चीजों को मतलब उनमें बेहतर तरीके से उनको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उस फील्ड में बेहतर काम कराने के लिए अगर हम देखें तो वहां पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के द्वारा नया सवेरा नाम की स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वो 6 कौन कौन से माइनॉरिटीज हैं? तो याद रखिए कि सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये 6 हैं जिनको क्या किया गया है, इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों को, छात्रों को, उम्मीदवारों को समर्थन देने के उद्देश्य से नया सवेरा योजना जो है वो शुरू की गई है। इसमें फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य जो है वो इन समुदायों को सहायता करना है, जिसके तहत उन्हें विशेष कोचिंग दी जाएगी ताकि वो योग्यता परीक्षाओं में सफल हो सकें। देखिए इस तरीके की कई योजनाएं जो हैं वो पहले भी चल रही हैं। यहाँ पर हम अगर हम देखें तो इन माइनॉरिटीज की बात करते हैं, और कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से देखने को मिलती है, राज्य सरकारों की तरफ से देखने को मिलती हैं, वो ये कि जो SC ST OBC जैसे समुदायों से बिलोंग करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन के फील्ड में बेहतर कराने के लिए उनको UPSC, स्टेट PCS, बैंकिंग, SSC जैसे एग्जाम में उनकी तैयारी कराने के लिए अगर हम बात करें तो फ्री में कोचिंग अवेलेबल कराई जाती है। इसके लिए सरकार जो है वो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कार्य करती है। तो ये भी स्कीम कुछ उसी प्रकार की है। और किसके लिए है? तो ये याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कीम है, जो किसके लिए है? सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के बच्चों के लिए। फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम जो है वो कब शुरुआत की गई थी? तो 17 जुलाई 2007 में की गई थी, और आजकल काफी ये न्यूज में देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑन विच डे नेशनल जेवलिन डे इज सेलिब्रेटेड? देखिए मुझे इनके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मतलब इन्होंने देश का नाम जो है वो पिछले साल मतलब गौरवान्वित किया था, और इनके द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया था जेवलिन थ्रो में, वहां पर ही अगर हम बात करते हैं, उसी दिन जिस दिन इन्होंने ये पदक जीता था उसी दिन हमने ये घोषणा की थी कि हम इस दिन को नेशनल जेवलिन डे के तौर पर मनाएंगे। तो इसका रीजन जो है वो क्या है? तो इसका रीजन यही है कि नीरज चोपड़ा जी ने, देखिए जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से आप अपने लक्ष्य की तरफ अगर मेहनत करते रहते हैं तो उम्र जो है वो कभी भी बैरियर नहीं बनती है कि आपकी उम्र कम है या आप अभी बड़े नहीं हुए हैं या आप इस चीज को नहीं कर सकते, वो कभी बैरियर नहीं। आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और नीरज चोपड़ा बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि जिस तरीके से इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया और लक्ष्य को हासिल करने के बाद नए लक्ष्य की तरफ लगातार प्रयास करते रहे, तो उसी तरीके से आपको भी लगे रहना है।
बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा किस दिन को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 7 अगस्त को ही अगर हम देखें तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, और उसी की याद में, उसी की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि 13 वर्षीय श्रेयस हरीश की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और ये कौन थे, ठीक है, तो इसको ढूंढिए, ठीक है। और बहुत ही छोटी उम्र में पॉपुलैरिटी इनको बहुत ज्यादा मिल गई थी, अपने फील्ड में बहुत बेहतर तरीके से ये काम कर रहे थे, लेकिन एक घटना जो है, ठीक है, उसके कारण से, एक दुर्घटना के कारण से अगर आप देखेंगे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ा सा ढूंढिए, पढ़िए और मुझे बताइए कि वो किस फील्ड से संबंधित थे। क्या वो बाइक रेसर थे, सोशल वर्कर थे, चाइल्ड आर्टिस्ट थे, या फिर वो प्लेयर थे? तो इसको ढूंढकर और मुझे फटाफट बता दीजिए। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।